सभी का स्वागत है आई राजस्थान के स्टैटिस्टिकल पोर्टल पर। और आज का चैप्टर है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी क्या है। ये चैप्टर किन किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा मैंने मेंशन कर दिया है। फिर भी प्रत्येक वो एग्जाम जिसमें सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये लेक्चर का पार्ट वन है और इस पार्ट वन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की परिभाषा के बारे में, ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी की शाखाओं के बारे में, प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट यानी एक स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट के क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसके बारे में। इस वीडियो में हम केवल 4 पॉइंट्स कवर करेंगे, बाकी के 6 पॉइंट अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि उन 6 में लगने वाला समय और इन 4 में लगने वाला समय बराबर है। और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कोई भी लेक्चर देखने से पहले खुद से पूछना चाहिए, और वो क्वेश्चन है वाई, यानी क्यों। ये लेक्चर आप क्यों देख रहे हैं, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस सवाल में है। और ये सवाल है विच ऑर्डर ऑफ एवरेजेस वी यूज़ इन द मेजरमेंट ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट। और इसके 4 ऑप्शन हैं: सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस, थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस, फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेजेस, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेजेस। क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेटा सेट का जो शेप होता है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से ऑर्डर के एवरेजेस हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसका मतलब लगभग आपके कंसेप्ट हैं वो इससे रिलेटेड क्लियर हैं। अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो शायद आपके उस क्यों का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वन से। और हमारा पॉइंट वन है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन वर्ड से उत्पत्ति हुई है सांख्यिकी शब्द की। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किसी एक भाषा के वर्ड से नहीं हुई है, बल्कि 3 अलग-अलग भाषाओं के 3 अलग-अलग वर्ड के एवल्यूएशन से उत्पत्ति हुई है सांख्यिकी शब्द की। तो पहली भाषा थी लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का वर्ड था स्टेटस, और इस स्टेटस का अर्थ होता है स्टैटिस्टिकम कॉलेजियम, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लैटिन भाषा के स्टेटस वर्ड के एवल्यूएशन से सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा दूसरी भाषा का वर्ड था और वो भाषा थी जर्मन, जिसका वर्ड था स्टैटिस्टिक। और इस शब्द का उपयोग सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ये लिखी गई थी गॉटफ्राइड एकनवॉल, जिन्हें फादर ऑफ ओल्ड स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। 1749 में उन्होंने ये बुक लिखी थी, और इस बुक में पहली बार जर्मन भाषा का वर्ड स्टैटिस्टिक यूज हुआ था। इन दो भाषाओं के अलावा तीसरी भाषा थी इटालियन, और इटालियन भाषा का वर्ड था स्टैटिस्टा, और इस स्टैटिस्टा का अर्थ होता है स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन। 3 भाषाएं थी लैटिन, जर्मन एंड इटालियन। क्रम से इनके 3 वर्ड थे स्टेटस, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टा। तीनों के मैंने मीनिंग बता दिए, और इन तीनों वर्ड के एवल्यूएशन से ही वर्ड स्टैटिस्टिक की उत्पत्ति हुई है। हमने बात करी थी कि गॉटफ्राइड एकनवॉल को फादर ऑफ ओल्ड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ ओल्ड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए हम उनको कवर कर लेते हैं। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ ओल्ड स्टैटिस्टिक्स। हमने जिक्र किया था फादर ऑफ ओल्ड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं गॉटफ्राइड एकनवॉल को। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। और इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहते हैं फिशर को, ये ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, यानी भारतीय सांख्यिकी के पितामह कौन कहलाए जाते हैं, वो कहलाए जाते हैं पीसी महानबोलिस, यानी प्रसाद चंद्र महानबोलिस। ये बंगाली साइंटिस्ट थे। और इनके बारे में अगर बात करें तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से 61 के मध्य चली थी, जिसका मुख्य बिंदु उद्योगीकरण था यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये उन्हीं की देन है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर हम और डीप डिग करेंगे तो 2 क्वेश्चन और बनेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन है हु फाउंडेड स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी विषय की खोज किसने की। तो उसमें दो नाम आएंगे, जॉन ग्रांट एंड विलियम पेटी। इन दोनों ने 1662 में ह्यूमन स्टैटिस्टिकल एंड सेंसस मेथड की खोज की थी, जिसके कारण कहा जाता है कि जॉन ग्रांट एंड विलियम पेटी हैज़ फाउंडेड द स्टैटिस्टिक्स। एंड सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि हु वाज द फर्स्ट स्टैटिस्टिशियन। तो इसका आंसर आएगा विलियम प्लेफेयर। एक्चुअली इन्होंने 1786 में जो डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था। इसके कारण इन्हें कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्टैटिस्टिशियन थे। तो सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, एंड सेकंड है सेंस ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स वर्ड को अगर हम प्लूरल सेंस में लें तो क्या मतलब होता है, और सिंगुलर सेंस में लें तो क्या मतलब होता है। ध्यान ध्यान से देखिए, मैंने वर्ड स्टैटिस्टिक्स कहा है, ना कि स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम सिंगुलर सेंस में लेंगे तो वर्ड सेम रहेगा, स्टैटिस्टिक्स एस नहीं हटेगा, और इसका मीनिंग होगा सब्जेक्ट या फिर एनालिसिस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट अनदर सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की तरह ही स्टैटिस्टिक्स है, वो एक अन्य सब्जेक्ट है अगर हम इसको सिंगुलर सेंस में लेते हैं तब। अगर हम इसको लेते हैं प्लूरल सेंस में तो सेम वर्ड रहेगा स्टैटिस्टिक्स, यानी एस लगा रहेगा अंत में, और इसका सेंस निकलेगा बंच ऑफ डेटा, यानी डेटा का ग्रुप या समूह है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स शोज दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट हैव कार, यानी डेटा हमें दिखा रहा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास गाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स का अर्थ है वो डेटा से संबंधित है, ना कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। दो सेंस है, सिंगुलर और प्लूरल। दोनों सेंस में अलग अलग मीनिंग रहते हैं, लेकिन वर्ड है वो सेम रहता है, स्टैटिस्टिक्स। अगर हम इसका एस हटा देते हैं, यानी स्टैटिस्टिक, अगर एस हटा देते हैं तो शब्द बनेगा स्टैटिस्टिक, और इसका अर्थ निकलेगा ए न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द होल सैंपल, यानी एक पूरे सैंपल के बारे में एक विशेषता बताने वाला न्यूमेरिकल अंक होगा एक, जो एक पूरे सैंपल की विशेषता बताएगा। जैसे एवरेज ऑफ एज ऑफ सिविलियंस रिजाइडिंग इन विवेक विहार इज 32 ईयर, यानी विवेक विहार में जो लोग रहते हैं उनकी एवरेज एज है वो 32 ईयर है। तो 32 ईयर एक अंक है, और ये अंक इस पूरे विवेक विहार में रहने वाले लोगों के, यानी इसको एक अगर अगर हम इसको एक सैंपल कंसीडर करेंगे तो इस पूरे सैंपल की एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। 32 ईयर इनका एक एवरेज बता रहा है, और 32 ईयर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो एवरेज एज इक्वल टू 32 ईयर इज इक्वल टू ए स्टैटिस्टिक, यानी यहाँ पे 32 ईयर जो है वो ये एक स्टैटिस्टिक है, यानी ये एक न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला वैल्यू है। अगर हम ये बात करें कि मान लीजिए स्टैटिस्टिक है वो पूरे सैंपल से संबंधित बताता है, तो अगर अपन पूरे पॉपुलेशन से संबंधित बात करेंगे तो वही स्टैटिस्टिक है वो पैरामीटर बन जाएगा। यानी पैरामीटर क्या होगा, ए न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द होल पॉपुलेशन, यानी वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में एक विशेषता बताएगी उसे पैरामीटर कहेंगे। अगर वही सेम एक सैंपल के बारे में बताएगा तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो ये दो है वर्ड हैं, स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। इसे हम बहुत बार यूज़ करेंगे, तो इन दोनों को ढंग से समझ लेना चाहिए। और अगर हम कंपेयर करें दोनों को, जैसे डेटा एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सैंपल का डेटा एलिमेंट रहेगा उसे हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि अगर पॉपुलेशन का जो डेटा एलिमेंट रहेगा उसे हम कैपिटल एक्स से रहे इसे डिनोट करेंगे। और जो सैंपल का मीन रहेगा उसे हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, जबकि पॉपुलेशन का मीन रहेगा उसे हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो यानी जो लेफ़्ट वाले हैं वो तो सैंपल से रिलेटेड हैं, और राइट वाले सब पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए इन सबको पैरामीटर्स कहा जाता है। तो चलिए, आपको स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर में अंतर समझ में आ गया होगा। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी शब्द की परिभाषा। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी शब्द की डेफिनेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड आर्ट दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, एनालाइज करो, उसको इंटरप्रेट करो, और फिर उस इंटरप्रेट किए हुए रिजल्ट को प्रेजेंट करो।
और इन सब में जो साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं उनका यूज़ करो, यही सब प्रक्रिया स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसका डिस्क्रिप्टिव का अर्थ यानी डिस्क्राइब करना, इसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे। एंड जो सेकंड ब्रांच है वो है इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल का अर्थ, इन्फेरेंशियल वर्ड है वो इन्फेरेंस से बना हुआ है। इन्फेरेंस का मतलब होता है प्रिडिक्शन, यानी कोई भी चीज़ का आकलन करना। तो हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाले जो डेटा थे उससे हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करेंगे, उनको इन्फेरेंस करेंगे यानी उनका आकलन करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको डीप में एक्सप्लेन करने के लिए एक डेटा सेट लेते हैं। मान लीजिए ये जयपुर शहर में रहने वाले सभी नागरिकों की एज का डेटा सेट है। तो हम, ये सिंपल सी बात है कि पूरे जयपुर शहर में रहने वाले नागरिकों के एज का डेटा है वो कलेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमियां हैं, तो हम वो सब डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या है, एक मोहल्ले या एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड करेंगे कि इस एरिया के लोगों का डेटा हम कलेक्ट करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है वो हमारे लिए सैंपल बन जाएगा, और जो पूरा जयपुर शहर है वो हमारे लिए पॉपुलेशन का काम करेगा यहाँ पे। तो ये जो सैंपल वाला एरिया है, इस डेटा को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगी वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगी। हमने डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, जो सैंपल वाला डेटा है, तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगी वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगी। और इस सैंपल वाले डेटा से हमने रिजल्ट निकालने हैं किसके लिए, पॉपुलेशन के डेटा के लिए। तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगी वो होगी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसको वर्ड में समझें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स डेटा, यानी ये डेटा को डिस्क्राइब करेगी। एग्जाम्पल के लिए चार्ट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो अलाउ करेगी टू मेक प्रिडिक्शन, यानी आकलन करेंगे हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में फ्रॉम दैट डेटा, यानी उस सैंपल वाले डेटा से। With inferential statistics, you take data from sample and make generalization about a population, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो अपन चर्चा करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पार्ट क्या होते हैं, इसकी सब ब्रांचेज क्या होती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सीधी सी बात है, डिस्क्राइब करेंगे डेटा को। डिस्क्राइब करने के लिए मेजरमेंट ऑफ डेटा, यानी पहले मेजर करेंगे डेटा को तभी तो डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको और डीप में समझने के लिए मान लीजिए एक डेटा सेट है। ये एक शहर में रहने वाले लोगों के एज का डेटा सेट है। ये अलग अलग एजेस हैं यहाँ शहर में रहने वाले लोगों की। और ये अपना सैंपल एरिया है, ना कि पॉपुलेशन। ये एक सैंपल का डेटा है, ना कि पॉपुलेशन का डेटा। इस सैंपल के डेटा को हमें डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इस तस्वीर को अपन को डिस्क्राइब करना है, तो क्या डिस्क्राइब करेंगे कि बंदे ने चश्मा पहन रखा है, हंस रहा है, टी शर्ट पहन रखी है, हल्की दाढ़ी है, बाल ऐसे हैं, ये सब डिस्क्राइब करेंगे। अब क्या प्रमाण है कि हमने इसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने का मतलब, अगर हमने इसे डिस्क्राइब कर दिया अच्छी तरीके से और नोट डाउन कर लिया कि ये सब है, और उसके बाद इस तस्वीर को गायब कर देते हैं, और हमने उस तस्वीर को जो डिस्क्राइब किया था, अब हम एक स्केचर बुलाते हैं और उस स्केचर को वो डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि पिक्चर है वो ऐसी ऐसी थी, चश्मा पहन रखा था, हंस रहा था। अगर उस स्केचर ने सेम वो पिक्चर बना दी, तो इसका मतलब हमने उस पिक्चर को वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया था, तभी तो वो बना पाएगा। तो वैसे ही अगर हम डेटा को डिस्क्राइब करना है तो हमें अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है, ताकि हम उस डिस्क्रिप्शन से वापस उस डेटा की इमेज बना सकें। तो यही सब प्रोसेस में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। इसे डिस्क्राइब करने का जो पहला स्टेप होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डेटा सेट को साइड में रखते हैं, और जो पहला स्टेप है वो है मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आएगा, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा काउंट, परसेंट एंड फ्रीक्वेंसी। यानी सबसे पहले हम डेटा को काउंट करेंगे, यानी डेटा के कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में कौन सा डेटा कितना परसेंटेज आता है, जैसे 30 साल की उम्र वाले आदमी कितना परसेंट है, 40 साल वाले कितने परसेंट हैं। और फ्रीक्वेंसी, ये लगभग सेम सी बात है। एंड सेकंड, ये शो करता है कि हाउ ऑफन समथिंग ओकर्स, यानी कोई चीज़ कितनी बार प्राप्त हुई है। या फिर
यूज़ दिस व्हेन यू वांट टू शो हाउ ऑफन ए रिस्पॉन्स इज़ गिवन। अगर रिस्पॉन्सेज हैं हमारे डेटा में तो हमें ये पता चलता है कि कोई रिस्पॉन्स है वो कितनी बार दिया गया है। तो मान लीजिए ये डेटा सेट था अपने पास जो ऑलरेडी है, और इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे 30 एज वाले बंदों की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 6, क्योंकि ये 6 बार आया है डेटा में। और 20 एज वालों की फ्रीक्वेंसी आएगी 1, और 40 एज वालों की आएगी 1, क्योंकि ये दोनों डाटा एलिमेंट्स है वो एक एक बार आए हैं। ये इनका परसेंटेज आ जाएगा 75% एंड अलग अलग परसेंटेज। ये परसेंटेज निकालना ये एकदम ईजी है। मेरा ये एक्सप्लेन करने का मकसद था कि हम डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डेटा को डिस्क्राइब करते समय सबसे पहले हम क्या डिस्क्राइब करेंगे डेटा को? सबसे पहले काउंट करेंगे, यानी डेटा में एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले काउंट करेंगे। तो ये हो गया अपना मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको साइड में करते हैं। सेकंड अपन डेटा के बारे में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? सेकंड डिस्क्राइब कर सकते हैं मेजर ऑफ एवरेजेस, यानी हम डेटा का औसत बता सकते हैं कि इस डेटा का मध्य बिंदु ये है, औसत बिंदु ये है। तो सेकंड पार्ट में हम डेटा को डिस्क्राइब करने में जो यूज़ करेंगे वो होगा मेजर ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस होते हैं वो 4 ऑर्डर के होते हैं, ज़्यादा ऑर्डर के भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 ऑर्डर के ही हैं, तो हमें 4 ऑर्डर से ही मतलब है। तो मेजर ऑफ एवरेजेस होते हैं वो 4 ऑर्डर के होते हैं, यानी एवरेजेस औसत होते हैं वो 4 ऑर्डर के होते हैं। ये ऑर्डर ऑफ एवरेजेस होता क्या है, इसको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज हो गया, और इसका नाम होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज होता है उसमें हम कोई भी डेटा का मध्य बिंदु के बारे में बात करेंगे, यानी उसके सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेज हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको समझने के लिए वही सेम डेटा पॉइंट, और हमको पता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, यानी 3 टूल यूज़ करते हैं। वो टूल कौन कौन सी होती हैं? मोड, मीडियन एंड मीन, ये 3 टूल्स होती हैं। तो मान लीजिए ये डेटा सेट अपने पास है, वही सेम डेटा सेट, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालना सबको आता है, टोटल ऑफ एवरेज बटा में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 30 आ गया इसका मीन। इस डेटा सेट का मीन आ गया 30। अगर हम मोड बात करेंगे तो मोड निकालेंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी वही हमारा मोड होगी। तो 30 है वो हमारे इस डेटा सेट में 6 बार आया है, तो हमारा मोड हो जाएगा 30। थर्ड होता है मीडियन। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लिया। ये हम बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर रहे हैं, और इसकी जो मिड मिड पॉइंट होगा वही हमारा मीडियन होगा। यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं, तो इसका मध्य बिंदु डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये जो 2 हैं बीच वाले पॉइंट, ये हमारे इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। 30 और 30 का एवरेज क्या होगा? 30 प्लस 30 यानी 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30। ये जो 30 है वो हमारा मीडियन हो गया इस डेटा का। यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेज होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें 3 टूल यूज़ होंगे। ये 3 टूल हम इन तीनों को स्टैटिस्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सैंपल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें स्टैटिस्टिक भी बोल सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ पॉपुलेशन के बारे में होंगी तो इन्हें पैरामीटर भी बोल सकते हैं। और ये 3 पैरामीटर, 3 टूल या फिर 3 स्टैटिस्टिक कौन कौन से हैं? मीन, मोड, मीडियन। यानी हमने डेटा को अब तक क्या क्या डिस्क्राइब कर दिया? हमने डेटा को डिस्क्राइब कर दिया कि हमने ये डेटा सेट था, हमने काउंट कर लिया, यानी मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली हमने। सेंट्रल पॉइंट यानी मीन कर लिया, मीन ज्ञात कर लिया हमने, वो 30 है मीन। इस डेटा सेट का मीन कितना है? 30। यानी हमें डेटा को डिस्क्राइब करना था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यही तो बताया कि हमने डेटा को डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब में हमने 2 चीज़ें कर ली, काउंट कर लिया यानी मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया, सेंट्रल पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, यानी मीन हमें बता देता है कि इस डेटा का सेंट्रल पॉइंट क्या है। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, वो 30 है। तो अब हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई हमने डेटा को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, यानी अब इस डिस्क्रिप्शन से है वो हमारी डेटा की इमेज बन जानी चाहिए, वैसी वापस सेम डेटा की इमेज बन जानी चाहिए, अगर हमने इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर लिया है तो। और गुरुजी कह रहे हैं हमने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर लिया, तो फिर गुरुजी इसकी इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए डेटा डेटा पॉइंट्स को हम अरेंज करके प्लॉट करते हैं। तो गुरुजी ने ये प्लॉट कर दिया, और फिर कहा कि
ये लो भाई, हमने तो डेटा को डिस्क्राइब कर दिया और इसको प्लॉट कर दिया, यानी इसकी तस्वीर बना दी, डेटा की शेप बना दी, अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अगर अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया तो उस डेटा की एक ही तस्वीर बननी चाहिए, ना कि और तस्वीर बनेगी। तो फिर एक जुगाड़ी बालक बोला, सर अगर आपने इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया और आपने ये डिस्क्राइब किया है कि इसमें एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं और सेंट्रल पॉइंट है वो इसका 30 है, तो सर मैं इमेज, एक जुगाड़ी बालक बोलता है कि सर मैं इसको ट्राई करता हूँ इसकी इमेज बनाने की। तो वो इसकी इमेज कुछ इस प्रकार बनाता है, यानी वो जो गुरुजी ने इसको डेटा को डिस्क्राइब किया था उसी का यूज़ कर रहा है कि भाई उनने हमने क्या है, डेटा एलिमेंट 8 लिए हैं और सेंट्रल पॉइंट है वो हमने 30 रखा है। तो गुरुजी ने तो बनाया था शेप ए और जुगाड़ी बालक ने बनाया है शेप बी। तो कौन सी करेक्ट है, शेप ए करेक्ट है या फिर शेप बी करेक्ट है? शेप ए में काउंट 8 है और सेंट्रल पॉइंट 30 है, और शेप बी में भी काउंट 8 है और सेंट्रल पॉइंट 30 है। यानी गुरुजी ने जितना डिस्क्राइब किया था उसके अनुसार तो इसकी दो शेप बन रही है। ये तो दो हैं, अगर कोई और जुगाड़ी बालक है वो इसकी अनंत शेप बना सकता है, यानी और भी बहुत सारी शेप बना सकता है इसकी। इसका मतलब गुरुजी ने इसको सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है, यानी इसको और डिस्क्राइब करना पड़ेगा डेटा को, ताकि हम एकदम एक्यूरेट पिक्चर इसकी बना सकें। अब दोनों ग्राफ को, यानी दोनों शेप को, ए और बी को आप गौर से देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा कि जो मीन है उस मीन से शेप ए में दोनों तरफ फैलाव है, यानी डेटा पॉइंट्स फैले हुए हैं, उस मीन से लेफ्ट साइड में भी फैला हुआ है डेटा और राइट साइड में भी फैला हुआ है। जबकि शेप बी है, जो ग्राफ बी है उसमें डेटा पॉइंट है वो मीन पे ही सारा कंसीडर हो रखा है, उसके अलावा उस लेफ्ट और राइट में कोई फैलाव नहीं है डेटा में। तो गुरुजी बोले कि भई अगर मुझे डेटा का फैलाव पता चल जाए, यानी मैं डेटा का फैलाव कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मैं डेटा को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाऊँगा। तो फिर गुरुजी जुट गए डेटा के फैलाव ज्ञात करने में। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेज आता है, उसमें हम मेजर करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का अर्थ होता है वेरिएबिलिटी, यानी स्प्रेडेबिलिटी, यानी डेटा कितना फैला हुआ है किसके अक्रॉस, यानी मीन है, मीन वैल्यू है जो सेंट्रल पॉइंट है उसके इर्द गिर्द डेटा औसत रूप से कितना फैला हुआ है। इस चीज़ की हम गणना करते हैं, वो किस में करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ एवरेज भी बोलते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन को सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज बोलते हैं। ये मेजर ऑफ स्प्रेड होता है या फिर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होता है या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, तीनों एक ही बात है। फैलाव का हम मापन करेंगे भी, डेटा है वो मेन पॉइंट के इर्द गिर्द है वो औसत रूप से कितना फैला हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ औसत रूप से कितना फैला हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए कि औसत रूप से फैला हुआ है, ना कि पर्टिकुलर पॉइंट से कितना फैला हुआ है। यानी पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ कि मीन से है ना वो औसत रूप से लेफ्ट और राइट में कितना फैला हुआ है। तो इस चीज़ को अपन कैलकुलेट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। आपके सामने एक ग्राफ है, ये डेटा फैला हुआ है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसका मीन, ये रेखा है वो इसका क्या है, मीन है, सेंट्रल रेखा है इसकी। इसके लेफ्ट और राइट में इर्द गिर्द में डेटा कितना फैला हुआ है, इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कौन कौन से स्टैटिस्टिक, यानी कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे, वो होंगे रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन टूल हम यूज़ करेंगे, तीन स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे, तीन पैरामीटर यूज़ करेंगे, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ज्ञात करने में, कि डेटा मीन पॉइंट से इर्द गिर्द कितना फैला हुआ है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इन तीन टूल का यूज़ करेंगे। तो ये अपना हो गया मेजर ऑफ डिस्पर्सन। वापस उसी पॉइंट पे चलते हैं कि अपन ने अब तक डेटा को कितना डिस्क्राइब कर दिया है। गुरुजी ने बोला कि मैंने काउंट कर लिए हैं कितने एलिमेंट हैं, और उसके अलावा सेंट्रल पॉइंट याद कर लिया है कि डेटा का है जो मीन है वो 30 है। इसके अलावा अब की बार गुरुजी ने ये भी ज्ञात कर लिया कि भैया मीन के इर्द गिर्द है ना डेटा एवरेज रूप से 4 पॉइंट इधर फैला हुआ है और 4 पॉइंट उधर राइट साइड में फैला हुआ है। गुरुजी ने कहा कि अब की बार तो शेप परफेक्ट बननी चाहिए। गुरुजी ने अपनी शेप बनाई, अपने जो डिस्क्राइब किया था उसके आधार पर गुरुजी ने एक शेप बनाई कि ये लो जी 30 है वो हमारे डेटा का मीन था, जो हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। और इस मीन को हम मिलाते हैं ऊपर की साइड से,
तो इस मीन से दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डेटा है वो चार चार पॉइंट फैला हुआ, यानी एवरेज रूप से चार हो गया, चार लेफ्ट में और चार राइट में, तो एवरेज रूप से 4 पॉइंट डिस्पर्सन है, फैलाव है डेटा का मीन पॉइंट से। तो गुरुजी ने कहा कि जुगाड़ी बालक अब की बार बना के दिखाओ, मैंने एकदम सही तरीके से डेटा को डिस्क्राइब कर दिया था, इसके अलावा इसकी और अन्य कोई भी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, यानी इस डेटा को उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो जुगाड़ी बालक बोला, जी गुरुजी मुझे ट्राई करने दो। तो जुगाड़ी बालक ने कुछ इस प्रकार से बनाया कि सर आपने जो डिस्क्राइब किया है उसके अनुसार मैंने ले लिया, मीन ले लिया 30, और ये मैंने डेटा पॉइंट ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनाया है कि 30 आपका मीन रहेगा, और मीन के लेफ्ट साइड में मैं बोल देता हूँ सर कि लेफ्ट साइड में तो 2 पॉइंट फैला हुआ है और राइट साइड में है वो 6 पॉइंट फैला हुआ है, यानी फैलाव एवरेज रूप से 6 + 2 यानी 8/2 = 4, यानी एवरेज रूप से डेटा है वो 4 पॉइंट ही फैला हुआ है, जैसा कि गुरुजी ने बताया था। तो ये तो एक नई इमेज बन गई। तो एक जुगाड़ी बालक और आया, तो उसने बोला सर मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ इसका ग्राफ। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनाया, मेन पॉइंट उसने 30 ही रखा और उसके अलावा डेटा पॉइंट उसने 8 ही रखे, और जो फैलाव था इस बार उसने लेफ्ट साइड में तो 6 पॉइंट का कर दिया और राइट साइड में वो 2 पॉइंट का कर दिया। तो एवरेज रूप से तो इसने भी डेटा पॉइंट का जो फैलाव था मीन से इर्द गिर्द था फैलाव, जो 4 पॉइंट का ही रखा इसने भी। और तो इस प्रकार से इसकी 3 इमेजेस यानी 3 ग्राफ्स बन गए उस डेटा पॉइंट के डिस्क्रिप्शन से, जिस प्रकार से गुरुजी ने इसको डिस्क्राइब किया था और बोला था कि हमने इसको एकदम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, उसके बावजूद भी इसके 3 शेप बन रहे हैं, शेप ए, बी एंड सी। आप तीनों शेप को गौर से देखिए और आप सोचिए कि क्या, अगर हम क्या चीज़ यानी एक और चीज़ का हम एक और वो कौन सी चीज़ है जिसका पता चल जाए तो हम डेटा को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो आप कहोगे सर कि मीन से लेफ्ट साइड में, जैसे पहले हमने डिस्पर्सन कैलकुलेट किया था एवरेज ऑफ डिस्पर्सन, उससे हमें औसत रूप से लेफ्ट और राइट में दोनों का मिला के औसत रूप से कितना फैलाव होता है यही पता चला था। तो इस चीज़ का जुगाड़ी बालक ने फ़ायदा उठाया और उसने लेफ्ट साइड में ज़्यादा फैलाव कर दिया और राइट साइड में कम फैलाव कर दिया, जिससे औसत रूप से तो सेम ही फैलाव रहा। तो गुरुजी को समझ में आ गया कि अब की बार अगर हमें ये पता चल जाए कि मीन बिंदु है जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, उससे लेफ्ट में कितना फैला हुआ है और राइट में कितना फैला हुआ है, अगर ये दोनों बात पता चल जाए तो फिर हम डेटा को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो गुरुजी जुट गए कैलकुलेट करने में। तो उस कैलकुलेट में निकल के आया थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज। और थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज क्या होता है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस बोलते हैं असममितता को, यानी जो एवरेज पॉइंट था, सेंट्रल पॉइंट था, उससे दोनों तरफ सममित है या असममित है, सिमेट्रिक है डेटा या एसिमेट्रिक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इस डेटा को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस को पढ़ते हैं, ये थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज है, पता चल गया। और ये ग्राफ है, अगर मीन से दोनों तरफ सिमेट्रिकल डाटा है तो इसका मतलब होगा कि मीन, मोड और मीडियन तीनों हैं वो बराबर होंगे, तभी है वो हमारा डेटा सिमेट्रिकल होगा, यानी मीन से लेफ्ट और राइट दोनों में डिस्पर्सन यानी दोनों साइड में फैलाव है वो बराबर रहेगा। अगर हमारा डिस्पर्सन लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, यानी ये लेफ्ट साइड में असममित है हमारा डेटा, तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू है मीन का वैल्यू मोड की वैल्यू से कम होगा, और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूड, यानी नेगेटिवली स्क्यूड, यानी लेफ्ट साइड में डेटा असममित रहेगा। अगर हमारा डेटा राइट साइड में असममित रहेगा तो उस दौरान हमारा जो मोड की वैल्यू रहेगी, मोड की वैल्यू मीन की वैल्यू से कम रहेगी। इसको हम और अच्छे तरीके से जब मीन, मोड और मीडियन पढ़ेंगे और स्क्यूनेस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्यों पढ़ते हैं हम और किस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए और किस ऑर्डर में एक्चुअली में ये होती हैं, इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस का पता लगा लिया, यानी है वो एवरेज लेफ्ट और राइट साइड में कितना फैला हुआ है, इस चीज़ का पता चल गया। अब की बार वो जुगाड़ी बालक ये नहीं बोल सकता कि भाई लेफ्ट साइड में 6 कर लूँ और राइट साइड में 2 कर लूँगा तो एवरेज बिठा लेगा, ऐसा अब की बार वो नहीं कर सकता। तो गुरुजी उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ
मेजर ऑफ शेप। जो स्क्यूनेस होती है उससे हमें डेटा की शेप होती है उसका मेजर होता है, यानी स्क्यूनेस के द्वारा डेटा की शेप को मेजर किया जाता है। और ये भी हमें पता है कि स्क्यूनेस है वो थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज होती है, थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेजर ऑफ शेप में कौन से ऑर्डर का एवरेज यूज़ करते हैं। तो आप बोलोगे सर मेजर ऑफ स्क्यूनेस में हम थर्ड ऑर्डर का एवरेज यूज़ करते हैं, और मेजर ऑफ स्क्यूनेस होती है वो मेजर ऑफ शेप होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज। तो मैं कहूँगा क्या लेक्चर पूरा हो गया? नहीं हुआ। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं, लेक्चर को ख़त्म करेंगे तभी हमें सही उत्तर का पता चलेगा। तो चलिए लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, वापस पॉइंट पर आते हैं। गुरुजी ने अब की बार क्या क्या डिस्क्राइब कर लिया डेटा को? गुरुजी ने डेटा का काउंट पता कर लिया भी, कितने एलिमेंट्स हैं डेटा के। इसके अलावा सेंट्रल पॉइंट पता चल गया गुरुजी को कि हमारा है वो सेंट्रल पॉइंट डेटा का 30 है, यानी मीन बराबर 30 है। इसके अलावा हमने पता कर लिया कि एवरेज डिस्पर्सन अबाउट मीन है वो 4 था। ये तो सब चीज़ें तो पहले ही पता थी। अब की बार हमने क्या पता कर लिया कि बोथ साइड इक्वल डिस्पर्स, यानी दोनों साइड लेफ्ट और राइट में है वो दोनों साइड बराबर है, यानी सिमेट्रिकल डाटा है। यानी डेटा की शेप भी हमें पता चल गई कि भैया सममित रखना है डेटा को, ऐसे नहीं कि लेफ्ट साइड में आपने छः छः का फैलाव कर दिया और राइट साइड में आपने दो का फैलाव कर दिया। इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने डेटा को 4 पॉइंट से डिस्क्राइब कर दिया। पॉइंट फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज को डिस्क्राइब कर दिया यानी सेंट्रल पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया, सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज यानी डिस्पर्सन को डिस्क्राइब कर दिया, और थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज यानी स्क्यूनेस को डिस्क्राइब कर दिया, यानी सम्मित है या असम्मित है। डेटा को इतने पॉइंट्स के माध्यम से डिस्क्राइब कर दिया। और गुरुजी ने कहा कि मैंने अब की बार डेटा को पूर्णतः सही तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप गुरुजी ने तस्वीर बनाई। गुरुजी ने तस्वीर कुछ इस प्रकार बनाई। 30 है वो हमारा मीन रहेगा, और इस मीन के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ है वो फैलाव है बराबर रहना चाहिए, और वो भी 4 और 4 का रहना चाहिए, यानी बोथ साइड इक्वल डिस्पर्स रहेगा। बोथ साइड फैलाव दोनों दोनों साइड फैलाव है वो बराबर रहेगा। और ये गुरुजी ने ग्राफ बनाया, यानी रिप्रेजेंट किया डेटा को, यानी डेटा की शेप बनाई और इसको नाम दिया ए। ये डेटा की ए शेप है। और जुगाड़ी बालक को कहा कि जुगाड़ी बालक अब की बार बना के दिखाओ, इसकी अन्य शेप बना के दिखाओ, और हमें सिर्फ इतने ही डेटा इतने ही स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना है, यानी ये पैरामीटर्स यूज़ करने हैं कि भैया काउंट इतना है, सेंट्रल पॉइंट इतना है, डिस्पर्स है वो मेन के इर्द गिर्द 4 होना चाहिए और दोनों बराबर होना चाहिए। इससे आप तस्वीर बनाइए और इस ए तस्वीर से अलग प्रकार की बना के दिखाइए। तो जुगाड़ी बालक ने कोशिश करी, और जुगाड़ी बालक ने कोशिश कुछ इस प्रकार से की। उन्होंने इस प्रकार से बनाया, और सेंट्रल पॉइंट यानी मीन उसने 30 रखा, काउंट उसने 8 रखा, एवरेज डिस्पर्स अबाउट मीन यानी मीन के दोनों तरफ फैलाव है उसने कहा कि मैं 4 4 ही रख लेता हूँ। तो उसने जो तस्वीर बनाई उसका नाम उसने दिया बी। तो क्या ए और बी दोनों सेम तस्वीर है? बिल्कुल नहीं। एक अन्य जुगाड़ी बालक ने कहा कि सर मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उसने कुछ इस प्रकार से बनाई। उसने सेम स्टैटिस्टिक्स यानी सेम पैरामीटर का यूज़ किया। दोनों तरफ फैलाव है, मीन के दोनों तरफ फैलाव उसने 4 4 पॉइंट का रखा, और जो मीन है उसने 30 रखा, और एवरेज और जो डेटा एलिमेंट्स हैं उनका काउंट उसने 8 रखा, और उसने जो तस्वीर बनाई उसका नाम उसने सी रखा। तो आप बताइए ए बी और सी तीनों तस्वीर सेम पैरामीटर्स को यूज़ करके बनाई गई है। क्या तीनों तस्वीर, क्या तीनों शेप, क्या तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंट सेम है? जी बिल्कुल नहीं है। यानी हमने डेटा को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है। यानी हमें एक स्टैटिस्टिक यानी हमें डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए एक पैरामीटर की और ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है? तीनों को गौर से देखेंगे तो तीनों की हाइट है, जो पीकनेस है, जो वैल्यू ऑफ पीक है वो अलग अलग है। यानी ए वाले में मीडियम है, बी में सबसे सबसे ज़्यादा है, और जो सी ग्राफ है उसमें सबसे कम है। वो जो चोटी की वैल्यू है, जो ऊंचाई है, एक्स एक्सिस से ऊंचाई है, वो अलग अलग है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मुझे पीकनेस की वैल्यू पता चल जाए ग्राफ की, तो मैं इस डेटा को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाऊंगा।
तो गुरुजी कैलकुलेशन को जुट गए और तब निकल के आया फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेज, और जिसे हम कहते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस। चार ऑर्डर के एवरेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, मीन, मोड और मीडियन। और सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज आता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेंज, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या बताएंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज हमें बताएगा कि फैलाव कितना है मीन के इर्द गिर्द एवरेज रूप से। और जो थर्ड होता है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है, उसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा है वो सममित है या असममित है, किसके सापेक्ष में, मीन के सापेक्ष में, यानी सेंट्रल पॉइंट के सापेक्ष में। और फोर्थ पढ़ेंगे मेजर ऑफ कर्टोशियस, यानी उसकी पीक्डनेस की वैल्यू क्या है, चोटी की वैल्यू क्या है, ये हम फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेज में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज और फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेज दोनों ही मेजर ऑफ शेप कहलाते हैं, यानी मेजर ऑफ शेप में हेल्पफुल होते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज और फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेज। तो कर्टोसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। इसको फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेज कहते हैं, और ये ग्राफ होता है। तीन प्रकार के कर्टोसिस पढ़ेंगे, लेप्टोकर्टिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला और प्लेटिकर्टिक। तीनों के फॉर्मूला और कौन कौन सा कब यूज़ होता है हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे जब मेजर ऑफ कर्टोसिस पढ़ेंगे। तो अपन को पता चल गया कि थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज और फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेजेज हैं, उनको यूज़ करते हैं किसमें, मेजरमेंट ऑफ शेप में। तो जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा, बी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेजेस का यूज़ करते हैं किसमें, मेजर ऑफ शेप में। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो लेक्चर ख़त्म कर दें ना जी, थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा, यानी अब तक हमने डेटा को डिस्क्राइब किया मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी के द्वारा और मेजर ऑफ एवरेजेस के द्वारा। अब हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा, यानी हम डेटा की पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। और इसमें जो टूल्स यूज होंगे, जो स्टैटिस्टिक्स यूज होंगे, वो परसेंटाइल रैंक्स और क्वार्टाइल रैंक्स इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। और ये डेटा को कंपेयर करने में काम आता है कि कौन से डेटा की रैंक क्या है, और अपना जो डेटा सेट था वो कहाँ पोजीशन है उसकी, और दूसरा डेटा सेट है उसके सापेक्ष में कहाँ पोजीशन है। इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे मेजर ऑफ पोजीशन में। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। डेटा को डिस्क्राइब करने में सबसे पहले हम मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, और इसमें काउंट करते हैं कि डेटा एलिमेंट कितने हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा परसेंट कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा सेकंड आता है मेजर ऑफ एवरेज, और उसमें भी आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज जो कि होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, मीन, मोड और मीडियन। सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें हम पढ़ते हैं रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। और थर्ड ऑर्डर ऑफ एवरेज होता है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है, जिसमें हम स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा सम्मित है या असम्मित है। इसके अलावा फोर्थ ऑर्डर ऑफ एवरेज आता है वो मेजर ऑफ कर्टोशियस आता है, इसमें पिक्डनेस की वैल्यू पढ़ेंगे। और फोर्थ आता है वो इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ पोजीशन, जिसमें हम परसेंटाइल और क्वार्टाइल पढ़ते हैं। तो हमने डेटा को इतने पैरामीटर से डिस्क्राइब करेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एवरेजेस। ये हमने डिटेल से पढ़ लिया, और कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है। इसके अलावा अपने एक चैप्टर आएगा मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मोमेंट्स क्या होता है। फर्स्ट मोमेंट होता है वो मीन होता है। इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज में मीन, मोड, मीडियन होते हैं, उनमें से मीन को सिलेक्ट करेंगे। और जो सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज होता है उसमें रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है, उनमें से वेरिएंस को सिलेक्ट करेंगे सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और थर्ड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्क्यूनेस, और फोर्थ मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कर्टोशियस। सर मोमेंट्स होता क्या है, एक्चुअली हर चीज़ के मोमेंट्स होते हैं। जैसे फिजिक्स का फर्स्ट मोमेंट होता है वो वेलोसिटी होता है। अगर हम वेलोसिटी को कंटिन्यूस रूप से बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन में बदल जाएगा, तो एक्सीलरेशन है वो फिजिक्स का सेकंड मोमेंट हो गया। अगर हम एक्सीलरेट को भी कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं लेकिन कांस्टेंट रूप से बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हमारा थर्ड मोमेंट हो जाएगा। अगर हम एक्सीलरेट को भी एक्सीलरेट कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन ऑफ एक्सीलरेशन है वो फोर्थ मोमेंट हो जाएगा फिजिक्स का। इसी प्रकार हमारे काम का है वो है प्रोबेबिलिटी के मोमेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट मोमेंट होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन भी बोल सकते हैं।
और सेकंड मोमेंट वेरिएंस हो गया, हमने पढ़ लिया। थर्ड मोमेंट स्क्यूनेस हो गया और फोर्थ मोमेंट हो गया कर्टोसिस हो गया। मोमेंट्स को और डिटेल से पढ़ने के लिए अपन पढ़ते हैं न्यूज़ के मोमेंट्स। यानी कोई न्यूज़ आई, यानी आई राजस्थान के ट्विटर हैंडल से मान लीजिए मैंने ट्वीट किया कि एएसओ प्लानिंग का रिजल्ट आउट हो गया, तो ये इस न्यूज़ का फर्स्ट मोमेंट कहलाएगा। ये इस न्यूज़ का फर्स्ट मोमेंट हो गया। तो सेकंड मोमेंट क्या होगा, मैंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और उसमें साथ में कुछ कमेंट कर दिया कि यस इट्स आउट कंफर्म, तो ये इस न्यूज़ का सेकंड मोमेंट हो जाएगा। थर्ड मोमेंट क्या होगा, अगर मैंने उस सेकंड मोमेंट को मीम में बदल दिया, यानी उस सेकंड मोमेंट को मैंने मीम में बदल दिया, तो वो उस न्यूज़ का थर्ड मोमेंट हो जाएगा। और मान लीजिए मैंने इस मीम को ही ट्वीट कर दिया, तो ये फिर उस न्यूज़ का फोर्थ मोमेंट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मोमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत ढंग से आइडिया आ गया होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो अपना कंप्लीट हो गया। यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे और किस क्रम में पढ़ेंगे, वो आपको आइडिया हो गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करना है। तो फिर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मैंने बार बार बोला कि ये जो डाटा सेट था, इसके बारे में हमको सब कुछ पता चल गया, इसका एवरेज, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस सब कुछ पता चल गया। क्या हमारा ये उद्देश्य था कि इस डेटा सेट या फिर इस सैंपल का डिस्क्राइब करना ही हमारा उद्देश्य था? नहीं, हमारा उद्देश्य था जो पॉपुलेशन का डेटा है उसके बारे में रिजल्ट्स को निकालना ही हमारा उद्देश्य था स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट का। यानी इस जो सैंपल था, यानी सैंपल का डेटा था, उसको डिस्क्राइब करके उसको एनालाइज करके हम रिजल्ट निकालेंगे किसके बारे में, पूरे पॉपुलेशन के डेटा के बारे में। वही हम उस दौरान जो हमें स्टैटिस्टिक्स यूज होगी वो होगी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल के डेटा से पॉपुलेशन के डेटा के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना ही इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में, यानी इसकी दो ब्रांचेज होती हैं। पहले वाली जो मैंने बार बार इसको डिस्क्राइब किया है वो हो गई एस्टिमेटर्स स्टैटिस्टिक्स, यानी इसमें सैंपल के डेटा से एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। इसको अगर डिटेल से पढ़ें, वैसे तो डिटेल में पढ़ लिया है, यानी डिटेल में बार बार बता दिया है कि ये क्या है, डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे। तो यूज टू गैस एट ए पैरामीटर, इन अदर वर्ड समथिंग अबाउट ए पॉपुलेशन ऑफन टेक फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी मैंने बार बार बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नो द सैम्पल मीन यू कैन यूज इट टू गैस व्हाट द पॉपुलेशन मीन। यानी अगर हमें सैंपल का मीन पता है तो हम गैस करेंगे कि पॉपुलेशन का मीन क्या होना चाहिए। और इस दौरान जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे वही स्टैटिस्टिक्स इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी और उसकी ब्रांच होगी एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड ब्रांच होती है इसकी टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स। टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स और एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई भी बीमारी है, उसकी नई दवाई जब प्रोड्यूस की जाती है तो उसके सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है। और मान लीजिए कुछ बंदरों पे टेस्ट किया या फिर कुछ लोगों पे टेस्ट किया, और उस टेस्ट के रिजल्ट से हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये जो दवाई है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए रेडी हो गई है। अगर उन सैंपल पे, अगर हम उन बंदरों पे या उन सैंपल्स पे अगर हमें वो दवाई खरी उतरती है, उनका इलाज कर देती है, तो हम कंफर्म करते हैं कि हाँ ये दवाई पॉपुलेशन के यूज़ के लिए रेडी है। तो इस दौरान जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है वो टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस क्रम में पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी दो ब्रांचेस थी, वो भी क्लियर होगी। अब आ जाता है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है। इस प्रोसेस में ही हमारे जो टॉपिक हैं, जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और इसी से हमें पता चल इस प्रोसेस से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर हम कब पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और सबसे पहले वो चैप्टर क्यों पढ़ेंगे हम। तो स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट की प्रोसेस होती है वो सबसे पहले होती है कलेक्शन, यानी डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा। इस दौरान हमारे दो चैप्टर पूरे होंगे। फर्स्ट होगा सैंपल एंड सैम्पलिंग मेथड। हमारे सिलेबस में इसको
स्पेशल से मेंशन किया हुआ है सैंपल एंड सैम्पलिंग मेथड्स। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें हम इतने सारे सब पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, क्या इनके एस्टिमेटर्स होते हैं, वो सब इनके फॉर्मूला सब इसमें हम कवर करेंगे किसमें, सैंपल एंड सैम्पलिंग मेथड्स। और इसमें सेकंड जो हमारा टॉपिक कवर होगा वो होगा क्वेश्चनेयर एंड सर्वे। इसके बारे में भी स्पेशल से मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चनेयर एंड सर्वे के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं। यानी ये दो चैप्टर हैं वो, पहला स्टेज होता है जो स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट का, वो होता है डेटा का कलेक्शन। तो उसमें दो स्टेजेस, उस स्टेज में ये दो चैप्टर हमारे कंप्लीट होंगे, सैंपल एंड सैम्पलिंग मेथड और क्वेश्चनेयर एंड सर्वे। मान लीजिए हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब क्या करें, डेटा डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते वक्त हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने से भी पहले होगा हम डेटा को एडिट करेंगे, यानी अगर कोई त्रुटि रह गई डेटा में, कोई एरर रह गया तो इसको एडिट करेंगे अपनी तरफ से। इसमें भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या एडिट नहीं कर सकते, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं एडिट के लिए, ये सब इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और सेकंड आता है अरेंज, यानी डेटा को हम फिर अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, टेबुलेशन के माध्यम से इसको अरेंज करेंगे। यानी हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, इसमें अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। फिर डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, इसमें फिर अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने के बाद डेटा को करते हैं प्रेजेंट, यानी इसमें प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमारे जो दो चैप्टर होंगे वो होंगे डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। अब आप बोलोगे सर डेटा को टेबुलेशन में प्रेजेंट कर दिया था हमने, यानी उसको ऑर्गेनाइज कर लिया था, फिर इसको प्रेजेंट डायग्राम और ग्राफ में प्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो भाई मान लीजिए एक बड़ा सैंपल है जिसमें 1 लाख लोगों की जो एज है वो कलेक्ट की गई है, तो उसकी एक टेबल बनाएंगे तो उसमें 1 लाख रो हो जाएंगे। तो 1 लाख रो को रीड करना ह्यूमंस के लिए इजी नहीं रहेगा, कंप्यूटर के लिए वो तो वो सही है। तो उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम डायग्राम और ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं डेटा को, इसीलिए थर्ड जो स्टेप होता है वो प्रेजेंटेशन होता है। और इसमें हमारे दो चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट कर लिया डेटा को, अब करेंगे एनालाइज, यानी डेटा को कलेक्ट करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, प्रेजेंट करने के बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे। और इसमें सबसे पहले डेटा को डिस्क्राइब करेंगे। और डिस्क्राइब करते वक्त कौन कौन से चैप्टर होंगे वो मैंने पहले ही बता दिया, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ एवरेजेस, मेजर ऑफ पोजीशन। वो सब पॉइंट यहाँ पर जाके क्लियर होंगे हमारे, इस स्टेप में जाके वो पॉइंट्स का ऑर्डर आएगा, यानी उसका क्रम यहाँ जाके आएगा। और इसके अलावा एक चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होगा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसको आप इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ होता है और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ होता है। इन्फेरेंशियल में ये टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, जबकि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये एनालाइज वाले पार्ट में कंप्लीट होता है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन होता क्या है, इसका बेसिक आइडिया देता हूँ। एक्चुअली मान लीजिए हम पहले तो सैंपल में जो डेटा कलेक्ट कर रहे थे वो यूनिवेरिएट कर रहे थे, यानी एक ही वेरिएबल कलेक्ट कर रहे थे, यानी एज है, मान लीजिए लोगों की आयु है, उसको ही सिर्फ सैंपल में ले रहे थे। अगर मान लीजिए हम उसके साथ साथ ये भी डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन व्यक्ति कितना अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक तो हो गया एज यानी आयु, हमारा एक चर हो गया, और दूसरा चर यानी दूसरा वेरिएबल हमारे पास हो गया कंज्यूम ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का सेवन कितना करता है। तो हम दोनों का संबंध पता करने की कोशिश करते हैं, यानी दोनों का रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं कि भी जब एज बढ़ती है तो लोग है वो अल्कोहल का कंज्यूम बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, इसको हम पढ़ेंगे कोरिलेशन के माध्यम से। अगर ये एज बढ़ती है और ये जो कंज्यूम ऑफ एल्कोहल एल्कोहल है वो घटता है, ये संबंध पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है या फिर एक के घटने पर दूसरा बढ़ता है, तो फिर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ का हम पता करेंगे रिग्रेशन के माध्यम से। तो यहाँ जाके हम पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो हमारे पास डेटा को कलेक्ट कर लिया हमने, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको प्रेजेंट कर दिया, उस डेटा को एनालाइज कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया डेटा को अच्छी तरीके से। तो लास्ट स्टेप आएगा वो हमारा आएगा इंटरप्रिटेशन, यानी हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। और इसमें हमारे जो
काम आएंगे चैप्टर्स वो होंगे प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक दूसरा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब हमारे एक स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट के प्रोसेस होते हैं, ये सब इसके स्टेप्स होते हैं। इसी स्टेप्स में हम इन चैप्टर को कवर करेंगे ताकि ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कितनी स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली है और कितनी और पढ़नी है। मान लीजिए ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए, इसके बाद हम इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करता है, तब जो टॉपिक हमारे काम आएगा वो होगा इंडेक्स नंबर। जैसे हमारी गवर्नमेंट रिलीज़ करती है सीपीआई का डेटा, डब्ल्यूपीआई का डेटा, तो वो इंडेक्स नंबर वहाँ पे जाके हमारा काम आएगा। तो यहाँ जो ऊपर वाले चार हैं वो नेवी ब्लू कलर में, वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हैं। डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालाइजेशन। और जो फाइनल वाला स्टेप है वो हमारा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो यहाँ आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है, और मेन बात है कि उस ऑर्डर में उसे क्यों पढ़ना है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा आई राजस्थान का नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, चाहे उंगली से कीजिए या फिर इस पर लात मार के कीजिए। ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, उंगली से ही कर दीजिए। एंड ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे आप आई राजस्थान नाम से सर्च कीजिए, आपको एक चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।